हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ने ये नोटिफिकेशन देखी होगी। ये मिशन यूथ जेएंडके ने परवाज स्कीम के अंडर में एक नोटिफिकेशन लाई है, जिसमें वो क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे होंगे, द स्टूडेंट्स विच आर डोमिसाइल ऑफ द डोमिसाइल ऑफ जेएंडके, और जो केएस एग्जाम या आईएएस एग्जाम देना चाहते हो, उनके लिए फ्री कोचिंग की उन्होंने वो सुविधा रखी है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो लाया। ठीक है, हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखो, इसका सब्जेक्ट जो है, एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। तो आपको देखना है क्या आप एलिजिबल हो, और उससे पहले आपको देखना है क्या इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आईएएस करने के लिए, मतलब यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है आईएएस, या जेकेपीएससी जो एग्जाम कराती है जेकेएस, जिसको हम नॉर्मल कॉमनली जानते हैं केएस एग्जाम, तो अगर आप आईएएस केएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री ऑफ कोचिंग हासिल कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कोचिंग कहाँ से करा लेंगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो नीचे आएगा एक एक पॉइंट करके सब क्लियर हो जाएगा। ये मिशन यूथ जेएंडके, आप इनके पोर्टल पे भी जा सकते हो। परवाज स्कीम जो है, जिसमें इनका फोकस है कि जम्मू कश्मीर के जो यूथ है उनको ज़्यादा रोजगार और ये सब कुछ मिल जाए, ताकि एक अच्छा कल हो कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके। तो ये जो फॉर्म, इसमें बेसिकली वो क्या करेंगे, आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो टॉप 1000 जो बच्चे होंगे, टॉप 1000 बच्चे जो होंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, बट वो सबको नहीं लेंगे। टॉप 1000 जो उस एग्जाम में आएंगे, कॉम्पिटिटिव जो वो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उसमें जो टॉप 1000 होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक क्वालिफाइंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसका डेट है आगे बता देंगे वो कब आएगा। तो आपको क्वालिफाइंग टेस्ट का सिलेबस सब कुछ दिया जाएगा, आपको वो पढ़ना है। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपका जितना भी फीस लगेगा वो सरकार देगी, आपको नहीं देना पड़ेगा। और कहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो भी बात है। और दो तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ख्याल रखना है। तो एक चीज़ जो इन्हें लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो सिलेक्शन होगी इस एग्जाम के लिए किस बेसिस पे होगी। पहली बात है कि आपको जो ये परवाज स्कीम के अंदर क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसका इन्होंने नाम रखा पीक्यूटी होगा, आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होगी, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होने चाहिए। किस एग्जाम के लिए, आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आईएएस के लिए जो मतलब क्वालिफिकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए। केएस के लिए जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे आप उस एज के होने चाहिए, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, वट एवर द क्राइटेरिया इज देयर, वो आपका पूरा होना चाहिए। तो पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दोनों अगर सक्सेस हो गए तो आपके लिए वो कोचिंग सेंटर में फी पे करेंगे और आपको फ्री में पढ़ना होगा। सबसे पहली बात आएगी एलिजिबिलिटी। ये मुझे बच्चों ने पूछा था, सर इसकी एज लिमिट क्या है। मेरे दोस्तों, इसकी एज लिमिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एज लिमिट जो आपकी एग्जाम के लिए है। मैं इसको सिंपल में समझाता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो और आपकी एज लिमिट आईएएस के लिए सपोज 32 है, और हो सकता है केएस के लिए भी 32 है, तो आपकी इस एग्जाम के लिए भी 32 होनी चाहिए। मतलब यहां पे वही बच्चा दे सकता है एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम वही बच्चा दे सकता है जो नॉर्मल एग्जाम दे सकता है। अगर आप आईएएस दे नहीं सकते हो तो देयर इज नो पॉइंट कि आप इसकी कोचिंग ले लो। तो अगर आप आईएएस के लिए एलिजिबल हो एज ऑन 1/1/2022, अगर आप एलिजिबल हो आईएएस केएस के लिए, तो आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, क्वालिफाइंग टेस्ट को देने के लिए। अब एलिजिबिलिटी है कि नहीं, वो आप आईएएस और केएस की जो अपने रूल्स है वो देख लेना। जनरल के लिए कितना है, अगर आप किसी शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे हो तो वो देखना। अगर आप उस रेंज में आ रहे हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरी चीज जो है, अब इस पीक्यूटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एक तो मैं ही बोला आप एलिजिबल होने चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आपको ये एग्जाम पास करना है। उसमें एक और चीजें आगे हैं जो मैं बताता हूं। The candidates who clear the PQ2 for subsequent document verification will be required to provide the relevant certificate। जैसे आपकी मार्कशीट है कि आपने ग्रेजुएशन किया नहीं किया, या अगर आईएएस मुझे नहीं पता है फाइनल ईयर में दे सकते हैं, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होनी चाहिए इन ओरिजिनल एज प्रूफ। तो मतलब बेसिकली जब ये एग्जाम आपको कंडक्ट कराएंगे तभी आपसे कुछ नहीं लेंगे, जो आपने डिक्लेरेशन दी होगी वो। बट जब आपके लिए फी पे करनी पड़ेगी, उससे पहले ये आपसे डॉक्यूमेंट्स चेक करा लेंगे। और फेलिंग विच, अगर आपने मतलब वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए तो शैल बी कैंडिडेट कैंसल्ड। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो वहां पे डॉक्यूमेंट कैरिफिकेशन पे जब आएगा तो फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सर्जन विल टेकन बाय द सीईओ मिशन यूथ। अगर कोई डिस्प्यूटेबल चीज होगा तो वहां पे वो डिसीजन लेंगे।
और दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो एक कंडीशन आ गई मेरे दोस्तों कि आपकी एज लिमिट जो है वो उतनी होनी चाहिए जो उस आईएएस एग्जाम या केएएस एग्जाम के लिए है, और आपको ये एग्जाम पास करना है। तो ये दो चीज़ें होगी, वो एग्जाम पास करना है आपने, एज लिमिट आपकी उतनी होनी चाहिए। तीसरी और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज आपकी फैमिली इनकम। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी टोटल फैमिली इनकम, ग्रॉस फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो है नॉट एक्सीडिंग 8 लाख पर एनम शैल बी एलिजिबल। जो हम नॉर्मली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में शायद घर का साइज का भी एक इशू रहता है, यहाँ पे घर का साइज नहीं रखा इन्होंने, तो 8 लाख पर एनम आपकी जो भी फैमिली में जितने भी मेंबर है उनकी ग्रॉस इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो पहले बार एग्जाम पास करना है, फिर ये बात आ जाएगी। तो इनकम सर्टिफिकेट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे मुझे लगता है तहसीलदार होता है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल में वहाँ से लोगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको देनी है, और वो 6 मंथ्स ओल्डर नहीं होनी चाहिए। तो इसका ख्याल रखना आपने जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे, अगर आपके पास नहीं है तब वो मतलब अगर 6 मंथ पुरानी सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगी, तो इसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद चौथी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका डोमिसाइल जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके होना। तो या तो आप जम्मू या कश्मीर के होने चाहिए, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है कैसे बनती है वो आपका होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों अगर आपको ये एग्जाम देना है। एक है कि आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अभी, दूसरी चीज़ है कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना है, तीसरी चीज़ है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, चौथी चीज़ यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या ख्याल रखना है आपने, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस उन बच्चों के लिए, अगर किसी ने सपोज आज की डेट में अगर किसी ने कभी लास्ट 2 प्रीलिमिनरी एग्जाम, मतलब आज से 2 अटेम्प्ट पहले जो एग्जाम हुए हैं आईएएस के या केएएस के, अगर किसी कोई ऐसा बच्चा है जो ऊपर की कंडीशन सारी फुलफिल करता है और उसने क्या किया है, लास्ट 2 प्रीलिमिनरी एग्जाम में से एक बार प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ, क्लियर्ड प्रीलिम्स ऑफ कंपटीशन इन द लास्ट 2 प्रीलिमिनरी एग्जाम्स कंडक्ट, अगर उसने लास्ट 2 प्रीलिम्स एग्जाम में मतलब प्रीलिम्स किया है उसने, बट शायद वो मेंस में रह रहा है या इंटरव्यू में रह रहा है, मतलब जो बच्चा ऑलरेडी 2 बार प्रीलिम्स निकाल दिया है उसको एडिशनल वेटेज मिलेगी 10% की, मतलब वो उसकी चांसेस ज़्यादा है सिलेक्ट होने के, तो उसको एक एडिशनल वेटेज दी जाएगी। ठीक है ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आपने 2 प्रीलिम्स एग्जाम लास्ट जो है वो दोनों प्रीलिम्स आपने निकाले हैं। ठीक है, और अब क्या होगा, कितना वेटेज दिया जाएगा, 10%। 10% कैसे निकाला जाएगा, जैसे एक बच्चा है उसने मार्क्स लाए उस प्रीलिम्स एग्जाम जो वो कंडक्ट किया गया है, PQ2 एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा, सपोज उसने 90 मार्क्स लाए। ठीक है, तो मार्क्स स्कोर इन PQ2 90, तो फाइनल मार्क्स उसके क्या बनेंगे 90, और अगर ये डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा कि भाई मैंने तो लास्ट से दोनों प्रीलिम्स निकाले थे, तो 90 का इसको 10% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, 90 इंटू 0.1 कितना हुआ 9, तो इसका फाइनल स्कोर माना जाएगा 99। उसके बाद फिर सब बच्चों का स्कोर देखा जाएगा, अगर ये उन 1000 में आएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट स्कोर अराइव्ड एट आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बी अलॉन्ग विद द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट द कोचिंग सेंटर एंड स्टार्ट ऑफ कोचिंग सेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रीलिम्स निकाले उनको 10% वेटेज मिलेगा, जितना भी उन्होंने मार्क्स स्कोर किया उसका 10% दैट विल बी द फाइनल स्कोर, और उसके बाद फिर वो देखा जाएगा कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएगा। एक और चीज़ है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 30% रिजर्वेशन है, मतलब अगर 1000 सीट्स इन्होंने रखी है जिसका नंबर इन्होंने बोला कि चेंज हो सकता है, तो 1000 इंटू 0.3 इक्वल टू 300 हो सकता है कि लड़कियों के लिए फिर क्या बोलते हैं लड़कियों के लिए फिर कट ऑफ भी वैसे ही हो जाएगा सेपरेटली। ठीक है ना, तो 30% सीट्स लड़कियों के लिए, बट अगर उसके बाद भी 300 लड़कियों से कम होंगी तब वो मेल कैंडिडेट को दिया, अदरवाइज रिजर्वेशन इज 30%। अब एक चीज़ है मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली बच्चे छोड़ते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ई पॉइंट है मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में पछताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड फॉर कोचिंग अंडर द स्कीम शैल हैव टू अटेंड ऑल क्लासेस कंडक्टेड बाय द अलॉटेड पार्टनर कोचिंग। अब मैंने आपको वो बात आगे बताई नहीं, तो होगा क्या बेसिकली, ये आपको सरकार खुद से तो कोचिंग नहीं करा लेगी, जैसे कुछ कोचिंग सेंटर्स होते हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो कोचिंग सेंटर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे पार्टनरिंग करेंगी, तो उनको बोलेगी कि आपको जो आपके बच्चे है ही है, सपोज 1000 है, हो सकता है ये 10 कोचिंग सेंटर से टाइप करे, वट एवर दैट विल बी, आपको ये उन कोचिंग सेंटर्स में कराते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं, एक दृष्टि आईएएस जैसे थोड़ा मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा है, ये दृष्टि आईएएस है, और आ सकता है हो सकता है कोई और स्टेट में है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनके यहाँ पे आपके लिए सीट्स रिजर्व रखेंगे और ये इनको पैसे देंगे, तो जितनी भी आपकी कोचिंग की फी होगी वो ये इनको पे करेंगे।
आपको क्या करना है? अब देखो सरकार ने आप पे खर्चा कर दिया, आप फिर बाद में बोलोगे यार मैं आईएएस नहीं करूंगा, केस नहीं करूंगा, तो उसका आपको ख्याल रखना है। इन द इवेंट ऑफ एनी स्टूडेंट रिमेनिंग एब्सेंट फॉर मोर देन 15 डेज विदाउट एनी वैलिड रीजन और लीव द कोचिंग मिडवे, अगर आपने मिडवे कोचिंग छोड़ा, आपको कहीं पे प्राइवेट में जॉब लगी, जो भी लगी, या विदाउट एनी वैलिड रीजन आपने छोड़ दिया, जैसे खुदा ना खासा किसी का कुछ इमरजेंसी हो गया, हेल्थ कंडीशन, वो अलग बात है, बट अगर आप 15 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहे, तो जो भी सरकार ने खर्चा किया था, एंटायर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैंडिडेट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न, तो जितना भी खर्चा होगा, ये ख्याल रखना। इसमें लोग ना लापरवाही बरतते हैं, पहले ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। अब सरकार का नुकसान तो हो ही गया, तो वो आपसे रिकवर करेंगे। इसमें हो सकता है आपसे वो कुछ बॉन्ड वॉन्ड ले लें। द वैलिडिटी ऑफ रीजन शैल बी डिसाइडेड बाय सीईओ मिशन यूथ एंड डिसीजन सो टेकन शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। और इसमें एक और चीज आपको ख्याल रखना है, जैसे आपका दिल्ली के किसी कोचिंग सेंटर में हो गया एडमिशन, अब दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आपका एडमिशन और कोचिंग एक्सपेंस तो वो बुक करेंगे, बट आपको जहां हॉस्टल में रहना है वो खर्चा वो बुक नहीं करेंगे। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे हैं वो आपको बुक नहीं मिलेंगे, दैट शुड बी सेल्फ फाइनेंस, ठीक है ना। The current advertisement shall be for the selection of coaching program for the competitive exams conducted by UPSC and JKPSC। UPSC क्या कराएगा? IAS, और JKPSC आपका KS कराएगा, ठीक है। द ड्यूरेशन द प्रोग्राम शैल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल एंड स्कीम ऑफ एग्जाम, तो वो वहां पे डिसाइड होगा, जो भी उनका नॉर्मल बैच होगा उसके हिसाब से होगा। उसके बाद जो आपका ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, शैल बी कंडक्टेड टू असर्टेन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, द एग्जामिनेशन शैल बी MCQ टाइप, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम रहेगा, बेस्ड क्वालिफिकेशन टेस्ट विद फोकस ऑन टेस्टिंग द जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, तो मेन फोकस इस पे जनरल नॉलेज, बट डिटेल सिलेबस क्या रहेगा इसका, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, डिटेल प्रोसीजर क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा, CBT होगा, OBT, OMR होगा, नॉर्मली CBT होगा मेरे हिसाब से, एग्जामिनेशन सेंटर जो भी होगा, मिनिमम कट ऑफ क्या होना चाहिए, क्या एग्जाम की डिटेल, इसके लिए आपको सेपरेट नोटिफिकेशन होगी। तो इसके लिए आपको ख्याल रखना है, ओनली दो स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर द प्रवास स्कीम ऑन द मिशन यूथ पोर्टल बिफोर द कट ऑफ डेट इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन शैल बी एलिजिबल। तो मेरे दोस्तों ये आप याद रखो, ये जो यहाँ पे इन्होंने डेट्स रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 तारीख को ये फॉर्म की एप्लीकेशन खुलेगी, 20 तारीख को 5 बजे ये बंद हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो इस दिन के अंदर अंदर प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर देना, बाद में रोना नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और अप्लाई कैसे करोगे? आपको ये जो वेबसाइट दी है इस पे जाओगे आप, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इस पे आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो फिर आपको एक मिशन यूथ ID मिलेगी और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो फिर आपने वहाँ पे अपना रिसेंट फोटोग्राफ, अंडरटेकिंग जो भी है वो ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, गलतियाँ नहीं करनी है। और फिर उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन होगा तब वो कुछ नहीं देखेंगे, जो भी आपने डिटेल तो उस बेस पे आपको एग्जाम देने देंगे, बट बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो उसके लिए इधर ख्याल रखने ना, लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर लॉ कैन बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और एनी अदर एक्शन एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द CEO मिशन यूथ। तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो PQT की नोटिफिकेशन और इस वेबसाइट पे आ जाएगी मेरे दोस्तों, तो इसके अपडेटेड रहना, वैसे वो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। द कैंडिडेट्स आर नोटिफाइड इन एडवांस टू स्टार्ट प्रिपरेइंग फॉर द एग्जाम एंड टू एंश्योर दैट दे हैव रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर द पर्पस। तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लो, तो थोड़ा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि दे विल बी फोकस ऑन द जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन, क्योंकि कल से मुझे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसके बारे में हमें समझ नहीं आ रहा है, एज एलिजिबिलिटी या एग्ज़ाम कैसे होगा। तो क्रक्स में एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, और ये जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर ही आपकी कोचिंग कराएंगे, बस ये वहाँ पे आपकी फ़ी पे करेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।